पेड़ पर घर बनाने वाला गांव। उत्तर के पहाड़ों के बीच, जहां बादल धरती को छूते हैं और बर्फ आसमान से बात करती है, वहीं बसा है हिमाद्री गांव। ये कोई आम गांव नहीं। यहाँ के लोग जमीन पर नहीं, पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। हर घर झूलता है हवा में, पर गिरता कभी नहीं। बिल्कुल इन लोगों की हिम्मत की तरह। पेड़ों पर बने लकड़ी के घर, रस्सी के पुलों से जुड़े हुए। बच्चे झूलों पर, औरतें बाल्टियां खींचते हुए, बुजुर्ग धूप सेकते हुए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये गांव मिट्टी में बसा था और मिट्टी के साथ हर साल ढह जाता था। बारिश का मौसम, पहाड़ी दरक रही है, कच्चे घर गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, औरतें चीख रही होती हैं। अरे भागो रे! फिर से जमीन खिसक रही है। हमारा पूरा घर मिट्टी में समा गया। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ की कोई भी जगह खतरे से खाली नहीं। अगर हम कहीं और जाएंगे तो भी सुरक्षित नहीं। अरे, तो तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ खड़े रहें और अपनी मौत के आने का इंतजार करें? पर कैसे जाएंगे, ये भी तो एक समस्या है ना। यही तो मैं सबसे बोल रहा हूँ। हमारे घर, गांव, सब कुछ तो तबाह होता हुआ दिख रहा है। कीचड़ और डर के बीच एक बूढ़ी औरत माई तुलसी आती है। उनके सिर पर लाल शॉल है और हाथ में लकड़ी की लाठी। हर बार यही हाल, हर बार यही दर्द। धरती अब हमें नहीं संभाल पा रही है। पर माई, घर कहाँ बनाए? ऊपर का पहाड़ भी फिसलता है, नीचे की घाटी भी डूबती है। माई, आप तो यहाँ इस गांव में इतने सालों से रह रही हो, यहाँ की हर बात को अच्छे से जानती हो। ऐसे ही हर साल होता है। माई एक विशाल देवदार के पेड़ की ओर इशारा करती है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। देखो इस पेड़ को, तूफान आए या बरसात, बस झूलता है, गिरता नहीं। जरा सोचो, अगर इसके ऊपर घर हो तो क्या नुकसान होगा। और ये बस इस बार नहीं, हर बार होता है। आप सब लोग भी तो ये देख रहे हो। बाकी सब पेड़ पौधों के नामो निशान मिट जाते हैं, लेकिन ये पेड़ वैसे का वैसा ही होता है। माई, पेड़ पर घर? हम पंछी थोड़ी हैं। और हाँ, होगा मजबूत पेड़। आंधी तूफान झिल गया, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम वहां रह लेंगे। हाँ, पंछी नहीं, पर पेड़ के बच्चे तो जरूर हैं। धरती की गोद जब कांपे तो उसकी बाहों में शरण लो। हर साल आंधी तूफान की वजह से कितना कुछ बर्बाद होता है। हमारे घर, फसल, कुछ लोगों की जान। अरे अगर हमारे सामने कोई रास्ता है तो एक बार उस रास्ते पर चलने में हर्ज ही क्या है। माई, ये क्या कह रही हो? अरे, हम कैसे पेड़ पर रहेंगे? ये पेड़ हम सबका वजन नहीं ले पाएगा। पेड़ मजबूत है, पर पूरा गांव नहीं बस पाएगा। अगर आप सबके पास कोई भी दूसरा रास्ता हो तो मेरी बिल्कुल मत मानो। लेकिन अगर रास्ता नहीं है तो मेरी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। परेशानी तो है ही हम सबके आगे, तो हम परेशानी का सामना कर ही लेते हैं। गांव वाले चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता है। अरे अब कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। हम सबको अपना घर चाहिए। हर साल किसी आंधी तूफान या बारिश की वजह से हम सब लोग ऐसे भटकते हुए परेशान नहीं रह सकते हैं। अब माई, आप सही कह रही हो। जब कोई रास्ता है ही नहीं, तो रास्ता बनाने में कैसी परेशानी। माई रस्सी से पेड़ की डाली पर एक छोटी सी टोकरी लटकाती है। यहीं से शुरुआत होगी। आज टोकरी, कल मचान और परसों पूरा घर। लोग बांस काट रहे होते हैं, लकड़ी बांध रहे होते हैं, रस्सी के पुल बना रहे होते हैं। बच्चों की हंसी लौटती है। लोगों ने माई की बात मानी और एक नई दुनिया बुंदी। पेड़ अब छांव ही नहीं, घर भी देने लगे। कुछ दिनों बाद सुबह के समय सूरज पेड़ों के बीच से छनकर आता है। ऊपर बने घरों में चूल्हे से धुआं उठता है। अब हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। हाँ माई, आप बिल्कुल सही कह रही थी। अब हम सबके सर पर एक छत तो है। और यहाँ आंधी तूफान सब कुछ ये पेड़ झेल लेता है। जो डर हमें जमीन पर लगता था, वो डर तो अब जैसे हम सबको छू भी नहीं पाता यहाँ। बस इसी तरह भगवान हम सबको सुरक्षित रखे।
ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब हिमाद्री गांव हवा में झूलता है। हर घर, हर पेड़ एक साथ सांस लेते हैं। रामू अपनी माँ के साथ लकड़ी के घर में है। नीचे सफेद धुंध फैली होती है। सुन रामू, नीचे जाकर कुछ सूखी लकड़ी ले आ, आग बुझने वाली है। ठीक है, मैं अभी जाकर लाता हूँ। वो पेड़ की शाख पर चढ़ता है, रस्सी से लकड़ी खींचता है। देख बेटा, पहले लोग पेड़ काटते थे, अब उनसे मांगते हैं। हाँ माँ, पेड़ अब हमारे पड़ोसी जैसे हैं, बोलो तो भी सुनते हैं। पास के घर से आवाज आती है, पड़ोसी शांति की। अरे ओ बहन जी, तुम्हारे यहाँ लकड़ी का धुआं ऊपर जा रहा है, हमारे यहाँ नीचे आ गया। अरे ऊपर नीचे का फर्क नहीं, अब हवा सबको बराबर बांटती है। गांव अब सिर्फ पेड़ों पर नहीं था, ये सोच पर बना था। एकता, साझा जीवन और प्रकृति से प्रेम पर। एक दिन गांव में नीचे जमीन पर गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। कुछ ऑफिसर और साहूकार आते हैं। अरे, ये ऊपर घर, क्या तमाशा है? जमीन तो हमारी है। सरकार का नया आदेश है, पेड़ों पर निर्माण अवैध है, नीचे उतरना होगा। ऊपर से गांव वाले देखते हैं, फुसफुसाहट होती है। अरे नीचे उतरे तो फिर से घर टूटेंगे। हमने इन पेड़ों के साथ अपना जीवन बसाया है। साहब, ये पेड़ हमारे घर हैं। आपके कागजी कानून से पहले यहाँ प्रकृति का कानून था, जीने का अधिकार। जीना है तो नीचे उतर जाओ, वरना काट देंगे ये सब पेड़। तो फिर हमें मत बोलना कि हमने तुम लोगों की सोची नहीं। आप हम सबको हमारे घर से बेघर क्यों कर रहे हो? ना ही ये तुम लोगों का घर है और तुम सब लोग अवैध तरह से यहाँ रह रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते। सब लोग नीचे आते हैं। गांव वाले चौंकते हैं, महिलाएं रोती हैं। अगर एक भी पेड़ काटा तो हम सब वहीं सो जाएंगे जहाँ इसकी जड़ें हैं। हमारे बच्चों की हंसी इन डालियों में गूंजती है साहब। इन्हें काटना मतलब हमारी सांसें काटना है। शायद ये लोग सही हैं। जब धरती अस्थिर हो तो पेड़ ही सहारा बनते हैं। और उस दिन आदेश रद्द हुआ। हिमाद्री गांव को मिला अधिकार, प्रकृति संग जीने का। कई महीने बाद गांव अब मशहूर होने लगता है। अखबार की सुर्खियां, द विलेज ऑफ इंडिया। हिमाद्री अब एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, सीखने कि कैसे इंसान और पेड़ साथ रह सकते हैं। अब हमारा गांव पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चे विदेशी मेहमानों को दिखा रहे हैं कि कैसे रस्सी से पानी ऊपर खींचते हैं, कैसे रात को लैंप झूलते हैं। वाह, ये तो दुनिया का सबसे सुंदर गांव है। रामू अपने घर की बालकनी पर बैठा होता है और अपनी माँ के साथ सूरज ढलते देखता है। अम्मा, देखो, अब लोग हम पर नहीं हंसते, हमसे सीखने आते हैं। बेटा, जब इरादा पेड़ की जड़ जितना गहरा हो तो मजबूती खुद मिलती है। ये झूलता पेड़ ही हमारा असली घर है। यहाँ तेज आंधी तूफान आ जाए या कुछ भी हो जाए, अब हमारा घर टस से मस नहीं होता। यही तो है ना हमारा पेड़ वाला घर। कोई आंधी तूफान अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हिमाद्री ने सिखाया, घर ईंटों से नहीं, रिश्तों और प्रकृति से बनते हैं। जब इंसान धरती को समझे और पेड़ों को अपना ले तो विनाश भी सुरक्षा बन जाता है। पेड़ों के ऊपर बसे घर, सूरज की सुनहरी किरणें, बच्चे झूलते हुए, हवा में गूंजती हंसी। जब इंसान हिम्मत, रचनात्मकता और एक दूसरे का सहारा रखे तो सबसे ठंडी रातें भी गर्म उम्मीदों से भर जाती हैं। हिमाद्री, द ट्री विलेज, प्रकृति के साथ जीवन का असली अर्थ। जयंत एक गरीब किसान था जो कमाल नगर नामक एक गांव में अपनी बीवी चारू, छोटा बेटा गट्टू और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। वो अपने खेत में टमाटर उगाता और बाजार में जाकर बेचता। आइए आइए, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर लीजिए। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो जयंत भाई साहब। तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। लगता है तुम बड़े प्यार से, स्नेह से टमाटर की खेती करते हो, इसलिए वो इतने निखर कर उगते हैं। जरा इनका रंग तो देखो। वाह 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 वाह। जयंत का टमाटर बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिवाली की रात एक रॉकेट उड़कर जयंत के खेत में गिरता है और पूरा खेत आग पकड़ लेता है। आग तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है।
अरे नहीं, मेरे खेत। हे ठाकुर जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इस खेत से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं तो बुरा तरह बर्बाद हो गया। चारू, ये क्या हो गया? हमारा खेत ऐसा क्यों हुआ? जयंत अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास जितने पैसे थे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। वो लोग आश्रम में मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इस तरह जिएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, काम ढूंढना होगा। जी, मैंने भी 2 जगह बात की है घर का काम की। 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। जयंत नौकरी की तलाश करने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर 1 हफ्ते तक जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी पाने में असफल ही रहता है। एक रात बहुत बारिश होती है और तभी जयंत का घर मालिक किरोड़ीमल आता है। अबे ओ जयंत के बच्चे, तू अपना 3 महीने का बचा हुआ किराया इस जन्म में ही भरेगा या अगले जन्म में? किरोड़ीमल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार भी किराया नहीं चुका पाया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपना सारा किराया एक बार में ही सूद समेत चुका दूंगा। मुझे बस और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं वाकई में चुका दूंगा आपका पैसा। हाँ किरोड़ीमल जी, हमारे खेत में दिवाली की रात आग लग गई, जिस कारण हमारा टमाटर का बिजनेस बंद हो गया। जयंत जी ने कई जगहों पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन किरोड़ीमल उन दोनों की बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता, तुम दोनों को आज के आज पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अभी के अभी तुम दोनों को मेरा घर खाली करके जाना होगा। क्या? किरोड़ीमल जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी तेज भीषण गर्मी में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किरोड़ीमल जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए। हम पर दया कीजिए और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? किरोड़ीमल के आदमी भरी बरसात में जयंत और चारू के घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकते हैं और उन्हें उनके बच्चों के संग वहां से निकाल देते हैं। बेचारे जयंत और चारू अपने बच्चों संग बारिश में यहाँ से वहां भटकते हैं। वो लोग एक गुफा में अलाव जलाकर रुकते हैं। गट्टू और पिंकी को भीग कर तेज बुखार आ जाता है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तभी जयंत अपने दोनों बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाता है। उन लोगों के हाल बद से बदतर हो जाते हैं। वो लोग जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। चारू, अब जब तक हम पैसे नहीं कमा लेते, हम इसी झोपड़ी में रहेंगे। हाँ जयंत जी, मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। दोनों जगह में से एक जगह मैं झाड़ू पोछा करने जाऊंगी। एक बार पैसे इकट्ठा हो जाए फिर हम इस झोपड़ी से निकलकर किसी किराए के मकान में रहने चले जाएंगे। बस ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है हमें। बेचारे हमारे बच्चे, अरे खेल कूद की उम्र में उन्हें भी हमारे साथ इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए पापा, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चारू जिस घर में झाड़ू पोछा करने जाती है वहां पर 1 हफ्ते बाद उसके हाथों से एक कीमती कांच का शोपीस टूट जाता है, जिस कारण उसकी मालकिन उसे खूब सुनाती है। अरे निकम्मी, क्या नींद में साफ सफाई कर रही थी? अंधी कहीं की, इतना महंगा और बेशकीमती शोपीस तोड़ दिया तूने, नालायक। वो मालकिन, वो मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। अरे तुझे पता भी है क्या ये शोपीस विदेश से आया हुआ है? इसकी कीमत कितनी है तुझे पता है? तेरी औकात भी नहीं है, उतना महंगा है ये। निकल यहाँ से। ऐसे नुकसान करने वाले लोग मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे तेरी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। चल दफा हो यहाँ से। लेकिन मालकिन, मालकिन मेरी बात तो सुनिए ना मालकिन। मालकिन चारू को घर से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है।
चारू रोते बिलखते घर वापस आती है। चारू को इस हालत में देखकर जयंत को बहुत दुख होता है। अब तो न जयंत के पास कोई नौकरी थी और तो और चारू की नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी। एक दिन भयानक तूफान आता है जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत उड़ जाती है और पूरी झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है। अब तो उन लोगों के हाल और भी बुरे हो जाते हैं। उनके पास अब गांव के कृष्णा मंदिर में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, क्यों हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं मझधार में अटक चुका हूँ, मेरी मदद करो ठाकुर जी, मेरी मदद करो, अपने बच्चे की मदद करो ईश्वर। जयंत और उसका परिवार अब कचरा कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा करने लगता है। उन्हें ज्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स ही मिलती। एक दिन यूं ही जब वो लोग एक स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी पिंकी और गट्टू की नजर स्कूल में चल रहे एग्जीबिशन पर पड़ती है, जहाँ पर सब ने छोटे छोटे वस्तुओं से घरों के मॉडल्स बनाए थे। वो देखो प्लास्टिक बोतल से बना हुआ घर। और वो देखो कुल्फी वाली लकड़ी है। कुल्फी वाली लकड़ी नहीं बुद्धू, उसे आइसक्रीम स्टिक कहते हैं। अरे हाँ, और वो देखो कांच का घर और वो कागज का भी। उन सबको देखकर जयंत के मन में एक विचार आता है, क्यों ना हम भी एक प्लास्टिक बॉटल का घर बनाएं, वो भी असलियत का। प्लास्टिक तो तूफान में भी टिकता है, टस से मस नहीं होता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया विचार है जी। मैं तो कहती हूँ कि यही करते हैं। हाँ पापा, हाँ, मुझे एक प्लास्टिक बॉटल के घर में रहने में बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। वो चारों पूरे गांव में भटक कर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं और उससे एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद चारू और जयंत दोनों को भी एक मिल में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और उन लोगों के जीवन में खुशियां फिर से दस्तक दे देती हैं। धन्यवाद ठाकुर जी, प्लास्टिक बॉटल का घर हमारे लिए लकी और शुभ साबित हुआ। बस अब आप अपनी कृपा दृष्टि यूं ही हम पर बनाए रखिए। सूरज की पहली किरण के साथ सुनीता नहा धो के रसोई में व्यस्त है। उधर राजेश अखबार पढ़ रहे हैं। रिया, तान्या, उठो भी, कितनी देर तक सोगी? अरे 10 बज गए हैं। सुनीता छोड़ो भी, रोज रोज का यही हाल है। ये दोनों तो जैसे जन्म से ही आराम की जिंदगी जीने आई हैं। आराम की जिंदगी? अरे ये तो आलसी राजकुमारियां हैं ना, न कमरा साफ करेंगी, न खाना बनाना सीखेंगी, बस मोबाइल और टीवी। आग लगे इनके फोन को। कमरा बिखरा हुआ है, कपड़े इधर उधर। रिया बिस्तर पर मोबाइल देख रही है। तान्या अभी भी सो रही है। वाह क्या नजारा है। माँ प्लीज यार, सुबह सुबह लेक्चर मत शुरू करो। सुबह सुबह? बेटा दोपहर होने वाली है और तान्या को तो देखो मानो कुंभकर्ण की बहन हो। माँ बस 5 मिनट और। 5 मिनट? पिछले 2 घंटे से यही कह रही हो। उठो दोनों, नहाओ और नीचे जाओ, मुझे बाजार जाना है। तुम दोनों को खाना बनाना है। क्या? खाना बनाना? माँ हम नहीं बना सकते, ऑर्डर कर लेते हैं ना। ऑर्डर करेंगे? तुम दोनों की ये ऑर्डर की आदत ही तो तुम्हें बर्बाद कर रही है। अब बस। माँ गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती हैं। शाम के टाइम राजेश ऑफिस से लौटते हैं। सुनीता परेशान बैठी है। क्या हुआ सुनीता, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं, दोपहर को मैंने इन दोनों को खाना बनाने को कहा था। तुम्हें पता है क्या किया इन्होंने? क्या? रिया ने दाल में नमक की जगह चीनी डाल दी और तान्या ने रोटियां इतनी जला दी कि कोयला बन गई। पूरा किचन धुएं से भर गया। अरे बाप रे। हंस रहे हो? ये हंसने की बात नहीं है। इन्होंने तो स्मोक अलार्म भी बजा दिया। पड़ोसी भी आ गए थे। सॉरी ना माँ, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ, हम कोशिश तो कर रहे थे ना। कोशिश? बेटा तुम दोनों की उम्र देखो, 22 और 20 साल की हो गई हो और तुम्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आता। पापा आजकल के जमाने में कौन खाना बनाता है? ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। तुम्हारी शादी के बाद क्या ऑनलाइन खाना देने वाला तुम्हारे ससुराल भी आएगा? पापा हम सीख लेंगे ना जब जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी? बेटा जीवन में कुछ चीजें समय से सीखनी पड़ती हैं। सुनीता मैंने सोच लिया है। क्या? इन दोनों को अम्मा बाबूजी के पास भेज देते हैं 1-2 महीने के लिए। क्या? तुम्हारे माँ बाबूजी के पास? गाँव में? हाँ, अम्मा से बेहतर टीचर कोई नहीं। उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को सब कुछ सिखाया। अगर ये दोनों वहीं रहीं तो कुछ सीखेंगी जरूर। तुम सही कह रहे हो। अम्मा जी का अनुशासन तो मशहूर है, वो किसी को भी बैठने नहीं देती। बिल्कुल, कल ही मैं उन्हें फोन करता हूँ। रिया, तान्या, मैंने तुम दोनों के लिए एक फैसला लिया है। क्या पापा?
तुम दोनों कल दादी दादाजी के घर जा रही हो 2 महीने के लिए। क्या गांव में? नहीं पापा, पापा वहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, हम कैसे रहेंगे? बस कोई बहस नहीं, तुम दोनों जा रही हो और ये फाइनल है। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हारी दादी तुम्हें जिंदगी की असली सीख देंगी। पैक करो अपना सामान। गांव में ये एक सुंदर पारंपरिक घर है जहां आंगन में तुलसी का पौधा लगा है। दादी और दादाजी दरवाजे पर खड़े हैं। आओ बेटा आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हमारी परियां आ गई, आओ आओ अंदर आओ। हेलो दादा दादी जी। हाय। अम्मा, ये दोनों बिगड़ गई हैं, इन्हें ठीक करना आपके हाथ में है। चिंता मत करो बेटा, 2 महीने में इन्हें इतना सिखा दूंगी कि ये तुम्हें भी सिखाने लग जाएंगी। बस अम्मा जी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पापा रुको, हमें भी ले चलो। 2 महीने बाद, बाय। दोनों के माँ बाप अपनी कार से चले जाते हैं। रिया और तान्या हताश खड़ी रहती हैं। अगले दिन सुबह 5 बजे दादी कमरे में आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। उठो बेटियों, सुबह हो गई। दादी अभी तो अंधेरा है। अरे ब्रह्म मुहूर्त है ये, सबसे शुभ समय, उठो जल्दी। दादी घर पर तो हम 10 बजे उठते थे। इसीलिए तो तुम यहाँ हो। अब उठो और जाकर नहाओ, फिर रसोई में आना, नाश्ता बनाना है। क्या? आज हम पराठे बनाएंगे। रिया तुम आटा गूंथो। ये तो चिपचिपा है दादी। अरे बेटा, आटा ऐसे ही होता है, डरो मत, हाथ लगा लो। रिया अजीबोगरीब तरीके से आटा गूंदने की पूरी कोशिश करती है। अम्मा, लगता है इन्होंने जिंदगी में पहली बार आटा देखा है। अरे चुप रहो, हंसो मत, वरना ये बेचारी शर्मिंदा हो जाएंगी। दादी मुझे क्या करना है? तुम प्याज काटो, आलू के पराठे बनाने हैं। प्याज काटना है? दादी मेरी आंखें जल जाएंगी। अरे प्याज काटते समय हर किसी की आंखें जलती हैं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। तान्या प्याज काटना शुरू करती है और रोने लगती है। दोपहर का समय था। दादाजी बाहर बगीचे में काम कर रहे हैं। हाँ जी दादाजी। रिया, तान्या, यहाँ आओ बेटा। दादाजी धूप बहुत तेज है। आज तुम्हें बाहर का काम सिखाऊंगा। पौधों में पानी देना, सब्जियां तोड़ना। सॉरी दादाजी, हम करेंगे। तो अरे धूप से डर गई? तुम्हारी दादी 60 साल की उम्र में भी धूप में काम करती हैं, और तुम जवान होकर डर रही हो। दोनों बहनें मेहनत से अब काम करने लगती हैं। ये देखो, ये टमाटर के पौधे हैं, इन्हें रोज पानी चाहिए। और ये देखो, ये भिंडी है, इसे तोड़ लो। बहुत अच्छा, देखा, तुम कर सकती हो जब कोशिश करो तो। गांव आने के 1 हफ्ते बाद शाम की रसोई में दादी, रिया और तान्या खड़े होते हैं। आज तुम दोनों अकेले खाना बनाओगी, मैं तो बस देखूंगी। क्या अकेले? हाँ, तुमने पूरा हफ्ता मेरे साथ काम किया है, अब समय है अपने दम पर करने का। लेकिन दादी, अगर हमसे गलती हो गई तो हो जाएगी। गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। चलो शुरू करो। रिया दाल बनाने लगती है और तान्या सब्जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा बना है, परफेक्ट। हाँ सच में? क्या महक आ रही है अम्मा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। 1 महीने बाद माँ और पिताजी दोनों का फोन आता है। हेलो माँ। बेटा कैसी हो, सब ठीक है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा है यहाँ, हमने बहुत कुछ सीखा है। सच में? क्या सीखा? माँ, हमने खाना बनाना सीख लिया, और वो भी अच्छा वाला। क्या तुम लोगों ने? मैं विश्वास नहीं कर सकता। पापा, कल हम घर आ रहे हैं, तब दिखाएंगे आपको। अगले दिन घर वापस आने के बाद माँ पिताजी दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं। आ गई मेरी बेटियाँ, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। कैसी रही अम्मा के पास? पापा, शुरू में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन दादी और दादाजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम भी आ गए, सोचा चलो देख ले ये बेटियां घर पर क्या करती हैं। अम्मा जी, बहुत अच्छा किया। शाम की रसोई में घर पर सभी इकट्ठा होते हैं। माँ, आज हम खाना बनाएंगे, आप आराम करो। क्या तुम लोग? हाँ माँ, आप और पापा बस बाहर बैठो, हम कुछ बनाते हैं। रसोई में रिया और तान्या तेजी से काम करते हैं। माँ, पापा, लीजिए खाना तैयार है। वाह, ये तो कमाल है, इतना स्वादिष्ट। मेरी बेटियाँ, तुमने सच में सीख लिया। सीखा ही नहीं, महारत हासिल की है। देखा, मैंने कहा था ना, 2 महीने में बदल जाएंगी। दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जिंदगी बदल दी।
अम्मा आपका जादू चल गया। ये जादू नहीं बेटा, प्यार और अनुशासन का मिश्रण है और हर बच्चे में हुनर होता है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए, और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा ओके ओके ठीक है। प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ हाँ मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं। पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ हाँ शेफ सलोनी, तो हाँ हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकारनाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है। सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी बचा लो, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है, वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है। ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूँ। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी क्यों? रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर यूट्यूब से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब यूट्यूब ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस देख देख कर कुछ न कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी यूट्यूब पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहां पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है,
अरे कल मुही हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना है? तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो माँ जी, मैंने ना मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी। इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ। सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ, वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की। और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही शकुंतला देवी की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। ये कोई साधारण ससुराल नहीं, ये है ताजा सब्जी खाने वाला ससुराल, जहाँ सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि ताजी सब्जी की चर्चा से होती है। अरे ओ पूजा बहू, उठ गई कि नहीं? अरे अभी अभी रामू काका ताजी भिंडी लेकर आए हैं। हाँ, देखना कितनी कोमल है। हाँ, बिल्कुल मखमल जैसी। जी माँ जी, बस आ रही हूँ। पूजा आंखें मलती हुई रसोई में आती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर नींद की छाप साफ दिख रही है। उसको ससुराल आए ठीक 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ताजी सब्जी का ये जुनून अभी भी उसे हैरान करता है। माँ जी, अभी तो सूरज भी ठीक से निकला नहीं है। बेटा, सुबह 5 बजे खेत से निकली सब्जी में प्राण होते हैं और सब्जी अपने प्राण छोड़ दे इससे पहले उसको खरीद कर उसकी भाजी बना लेते हैं। सब्जी के प्राण निकले ना निकले, लेकिन मेरी किसी दिन जरूर निकल जाने हैं। भगवान, कहाँ शादी कर ली मैंने। हमारे घर में तो यही नियम है, फ्रेश सब्जी, फ्रेश खाना। हाँ हाँ, और फ्रेश बहू की थकान। जी, मैं समझ गई। दादी दादी, आज कौन सी सब्जी बनेगी? अरे मेरी गुड़िया,
आज बनेगी भिंडी की सूखी सब्जी, आलू का फ्राई, लौकी का रायता और हाँ टमाटर का सलाद, सब कुछ ताजा ताजा। ये मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है। सुबह हुई नहीं कि पता नहीं सबको कितनी खाने की जल्दी रहती है। चल पूजा मैडम, लग जा अपने वही पुराने काम पर। दोपहर 12 बजे। पूजा थकान से चूर है, लेकिन शकुंतला देवी के साथ उसे भी शाम की सब्जी लेने जाना है। बाजार में रामू काका की दुकान पर भीड़ है। रामू काका, ये गाजर तो कल वाली लग रही है। अरे शकुंतला बहन जी, कसम ऊपर वाले की, आज सुबह ही सब्जी आई है। आप जैसी बाज की नजरों से परखने वाली और कोई नहीं है पूरे गांव में। अरे शकुंतला बहन, तुम फिर आ गई। अभी तो सुबह ही सब्जी ली थी। अरे कमला, सुबह की सब्जी दोपहर में, दोपहर की शाम में, बासी सब्जी का क्या करेंगे? हमारे घर में तो हर वक्त ताजगी चाहिए। माँ जी, फ्रिज में तो अभी भी सुबह वाली आधी सब्जी पड़ी है। अरे फ्रिज में रखी सब्जी वो तो मुर्दा हो जाती है बेटा। ठंड से सब्जी के विटामिन उड़ जाते हैं, मैंने तो रेडियो पर सुना था। पूजा मन मार के अपनी सास की हाँ में हाँ मिला देती है। वो इतनी थकी थी कि उसमें बहस करने की हिम्मत तक न थी। अरे वाह, तुम्हारी बहू को तो तुमने अच्छी ट्रेनिंग दे दी है शकुंतला बहन। बेचारी रोज 2 बार मार्केट आती है तुम्हारे साथ। फ्रेश सब्जी लेने की अच्छी ट्रेनिंग दे रही हो बहू को। जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। ये बुढ़िया ट्रेनिंग के नाम पर टॉर्चर कर रही है। कहीं माँ जी के पहले मैं न टाए बोल दूं। पूजा की आंखों में थकान साफ दिख रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। शकुंतला देवी पूरे बाजार में सब्जियों का निरीक्षण कर रही है। वहीं शाम के समय घर के आंगन में कमला और शकुंतला देवी खड़ी हुई बातें कर रही हैं। तो शकुंतला बहन, आज क्या बन रहा है? आज स्पेशल है कमला, पालक का साग, मूली के पराठे और गाजर का हलवा। सब कुछ ताजा ताजा अभी खेत से आया हुआ। तुम्हारा तो सब्जी वाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? दिन में 3 बार जाती हो। अरे ये मजाक की बात नहीं है कमला, स्वास्थ्य से बड़ा क्या है। मेरे राजेश को देखो, कितना हष्ट पुष्ट है। क्यों? क्योंकि बचपन से ताजी सब्जी खाई है। बिल्कुल सही मम्मी। पूजा, तुम भी देखोगी, कुछ महीनों में तुम्हारी सेहत भी चमक जाएगी। हाँ जी, बस चमकने ही वाली हूँ बर्तनों की तरह। पूजा की आवाज में जो व्यंग है वो बाहर किसी को समझ नहीं आता। रात के टाइम पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। शकुंतला देवी हर एक सब्जी की तारीफ कर रही है। देखो ना, इस पालक का रंग कितना गहरा हरा है। यही तो असली पालक की पहचान है। दादी, ये पालक क्यों खाना पड़ता है? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, पालक में आयरन होता है, तुम्हें ताकत मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। पूजा, तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं, क्या हुआ? इतने सालों के टॉर्चर से पूजा अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। बस भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? या फिर कोई खुशखबरी? नहीं माँ जी, कोई खुशखबरी नहीं है। बस मैं थक गई हूँ। सुबह 5 बजे उठो, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, काटो, बनाओ, फिर दोपहर को बाजार, शाम को बाजार। मैं इंसान हूँ कि सब्जी काटने की मशीन? पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। गुड्डी चौंक कर माँ को देखती है। राजेश अवाक है। शकुंतला देवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेटा, तुम्हें तकलीफ हो रही है? माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपके तरीके भी अच्छे हैं, लेकिन मैं शहर से आई हूँ। वहाँ हम हफ्ते में 1 बार सब्जी लाते थे, यहाँ 1 दिन में 3 बार। मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए माँ जी। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, किताब पढ़नी है। मुझे भी थोड़ा अपने लिए वक्त चाहिए, तभी तो मेरी सेहत सुधरेगी। पूजा की हालत देख कहीं न कहीं अब राजेश भी ये बात समझ रहा था। मम्मी, पूजा सही कह रही है, हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं ना? दादी, मम्मा बहुत थक जाती हैं। वो रोज खुद ही अपना पैर दबाकर सोती हैं रात में। शकुंतला देवी की आंखों में पहली बार एक अलग भाव आता है। उसी रात में राजेश अपने लैब में बैठकर कुछ सोच रहा है। मम्मी को ताजी सब्जी चाहिए, पूजा को आराम चाहिए, दोनों सही हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? राजेश अभी तक सोए नहीं। पूजा, एक आइडिया है। क्या हो अगर हम एक ऐसा फ्रिज बनाए जो मम्मी की शर्तों पर खरा उतरे? मतलब? एक ऐसा फ्रिज जो प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखे, जैसे सब्जी खेत में होती है, वैसे ही तापमान, वैसे ही नमी। वाह, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। हम फसलों के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो सब्जी के लिए क्यों नहीं? 7 दिन तक सब्जी 99% पोषक तत्वों के साथ ताजा रहेगी। अगर ये बन गया तो माँ जी मान जाएंगी। 3 महीने की मेहनत के बाद राजेश अपना इन्वेंशन दिखाता है। देखो, नेचुरल फ्रेश रेफ्रिजरेटर। इसमें 3 यूनिक फीचर है। कौन से पापा? पहला, माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल, सब्जी के अनुसार तापमान एडजस्ट होता है। दूसरा, बायो एक्टिव एयर सर्कुलेशन, सब्जी को सांस लेने देता है जैसे खेत में। तीसरा, नेचुरल लाइट सिमुलेशन, LED लाइट्स जो सूरज की रोशनी की नकल करती हैं। लेकिन क्या माँ जी मानेंगी?
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया। 7 दिन बाद भी 99% न्यूट्रिशन बरकरार। मम्मी को मानना ही पड़ेगा। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा है। मम्मी, आज मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? मेरा इन्वेंशन, एक ऐसा फ्रिज जो आपकी हर शर्त पूरी करता है। इसमें तापमान 12 से 15 डिग्री है, ठीक जैसा खेत में होता है। 80% ह्यूमिडिटी जो सब्जी को नम रखती है। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा ही होनहार निकला। माँ जी ये देखिए, ये दोनों 7 दिन पहले खरीदे थे, ये वाला साधारण फ्रिज में और ये वाला राजेश की फ्रिज में। अरे ये तो सच में ताज़ा है। और मम्मी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट, 7 दिन में सिर्फ 1% न्यूट्रिशन लॉस। राजेश, तुमने ये सब मेरे लिए किया, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। आपके और पूजा के लिए, अब दोनों ही मेरी दुनिया हो। बेटा पूजा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे बस परिवार की सेहत की चिंता थी, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी नहीं देख पाई। नहीं माँ जी, आप गलत नहीं थी, बस थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन अब सब परफेक्ट है। 3 हफ्ते बाद सुबह 7 बजे पूजा आराम से सो रही है। राजेश, ये टमाटर 5 दिन हो गए, फिर भी बिल्कुल ताजे हैं। मैंने बोला था ना मम्मी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आज मैं बाजार जाऊँ? नहीं बेटा, अभी 3 दिन और सब्जी चलेगी, तुम आराम करो। मम्मा आज पार्क चले? बिल्कुल बेटा। अरे शकुंतला बहन, आज बाजार नहीं गई? अब जरूरत नहीं है कमला, अब हफ्ते में बस एक बार। 6 महीने बाद घर में एक कंपनी के लोग आए हैं। मिस्टर राजेश, आपका इन्वेंशन बहुत रिवॉल्यूशनरी है। हम इसे मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं और आप हमारी डिपार्टमेंट के हेड बनेंगे। वाकई? और हाँ, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने आपको बेस्ट इनोवेशन इन फूड प्रिजर्वेशन अवार्ड दिया है। दूसरे दिन कमला घर पर दौड़ते हुए आती है और बोलती है, शकुंतला बहन, तुम्हारी फोटो छपी है अखबार में। हेडलाइन है कि ताजी सब्जी खाने वाले ससुराल से निकला देश का सबसे बड़ा इनोवेशन। लगता है मेरी सब्जी की दीवानगी फेमस हो गई है। माँ जी, आपकी दीवानगी ने लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी। अब हर बहू को आराम मिलेगा और हर सास को ताजी सब्जी। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे की बात सुनी, सोल्यूशन मिलकर निकाला। परिवार में समस्याएं होंगी, लेकिन समाधान भी उसी में है। जरूरत है बस एक दूसरे को समझने और साथ सोचने की। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो ऑटो, अरे ऑटो ले भैया, रुको तो भैया, जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना?
मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी, जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी। तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है। सर्दी का मौसम था। धूप की जगह बस धुंध तैर रही थी। बस्ती की हर गली में ठिठुरन थी। बच्चे रजाई में, औरतें अंगीठी के पास और मर्द चाय की दुकान पर हाथ सेकते हुए। ऐसे में अचानक से एक जोश भरी आवाज गूंजी, आओ जी, गर्मा गर्म पानी पूरी ले लो, ठंड भगाओ, स्वाद बढ़ाओ। ऐसी सर्दी में गरम गरम पानी पूरी खाकर मजा ही आ जाएगा और आप यहाँ दोबारा जरूर आओगे। आइए आइए, पानी पूरी खाइए। वहां से आने जाने वाले लोग देखने लगते हैं। पास के घरों के लोग भी झांकने लगते हैं। अरे रे, ये तो चंपा है, सर्दी में भी ठेला लेके निकल पड़ी। और ये क्या बेच रही है? गर्मा गर्म पानी पूरी। अरे, पानी पूरी भी भला कभी गर्म हुई है जो ये गर्म पानी पूरी बेच रही है? अरे पगली, ये भी कोई मौसम है पानी पूरी बेचने का? सबके दांत बज रहे हैं यहाँ।
अरे काका, ठंड में भी तो दिल को कुछ गर्मा गर्म चाहिए ना। लो मेरी पानी पूरी खाकर देखो, आपकी ठंड भाग जाएगी जैसे भूत से डरे गांव वाले भागते हैं। चंपा, इतनी सर्दी हो रही है, अरे कम से कम लोगों से झूठ तो मत बोल। पानी पूरी गर्म तो होती नहीं है, ऊपर से तुझसे काफी बड़ी हूँ मैं, और आज तक मैंने कभी गर्म पानी पूरी खाई ही नहीं है। ऊपर से अगर तेरे इस झूठ पर किसी ने विश्वास कर लिया तो फिर तो उसका गला खराब हो जाएगा ना। अरे क्यों किसी की सेहत के साथ मजाक कर रही है? ना ही मैं कोई मजाक कर रही हूँ और ना ही मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। अरे आप सब बिना खाए ही कैसे कह सकते हो कि पानी पूरी ठंडी ही होगी? अरे क्योंकि हमने अब तक बहुत पानी पूरी खाई है। अरे ये लड़की तो सच में पगली है, पानी पूरी भी कहीं गर्म होती है क्या? चंपा अपने ठेले पर भाप निकलता भगोना दिखाती है और उसकी खुशबू भी काफी लाजवाब होती है, जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही होती है। अब होगी देखो गरम मसाला वाला पानी, जिसमें है चटपटा स्वाद और दिल से निकला प्यार। बस एक खाओ फिर बोलोगे ठंड में मजा आ गया। पहला ग्राहक आगे बढ़ता है। चलो देखते हैं क्या जादू है तेरे ठेले में। वो पानी पूरी खाता है और जैसे ही भाप मुंह में जाती है, गरम गरम पानी पूरी का स्वाद मुंह को लगता है और आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ठंड में तो जैसे गर्मी आ गई सीने में। अरे भीड़ लगाओ रे, ये तो कुछ नया है। लोग जुटने लगते हैं, ठेला चमकने लगता है, धुआं और हंसी दोनों उठते हैं हवा में। चंपा के लिए ठेला सिर्फ उसकी रोजी नहीं था, वो उसका सपना था। और ये सपना तब शुरू हुआ। मुन्ना ठंड से काफी ज्यादा कांप रहा होता है। चंपा मुन्ना की पट्टियां करने में लगी थी, पर मुन्ना की तबीयत में कोई फर्क नहीं आ रहा था। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। अरे मुन्ना, अभी आग जला देती हूँ, लो गर्मा गर्म सूप पिला देती हूँ। दीदी, अगर सबको ऐसा सूप मिले तो कोई बीमारी ही ना पड़े। चंपा सोच में पड़ जाती है, आग की लपटों को देखती है। जब खाना गर्म होकर सुकून दे सकता है तो मेरी पानी पूरी क्यों ठंडी रहे? क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोगों का पेट नहीं, दिल को भी गर्म कर दे। वैसे भी खाने की वजह से ही लोगों की तबीयत ठीक भी होती है और खराब भी होती है। लोग स्वाद के पीछे भागते हैं और कई बार बस इसलिए भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उस रात ठंड के बीच चंपा के मन में एक नई गरम लौ जली, गर्मा गर्म पानी पूरी। ये विचार उसी आग से निकला था। अगली सुबह बस्ती के मोड़ पर चंपा अपने ठेले को सजा रही है। चूल्हा, भगोना, भाप उड़ती हुई पानी की बाल्टी। पड़ोसी रामा देखता है। अरे चंपा, तू तो पागल हो गई है, सर्दी में चूल्हा लेकर पानी पूरी बेचेगी? अरे रामा, जब लोग ठंड से भाग रहे हैं, मैं गर्मी बेचूंगी। देखना, मेरी गरम गरम पानी पूरी की चर्चा बरेली से लेके दिल्ली तक होगी। बस देख लूं, अगर तेरी पानी पूरी ने सर्दी भगाई तो मैं रोज खाऊंगा। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर जिन्होंने खाई वो मुस्कुराते हुए लौटे। ओ भाई वाह, सर्दी में भी ताजगी मिल गई। हाँ, अरे अगर मैं ये घर लेकर जाऊंगा तब तो ये ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर भी है, इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो फिर पैक कर दो। धीरे धीरे ठंड कम और भीड़ ज्यादा होने लगी, पर हर चमक के साथ एक परछाई भी आती है। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी, ठेले के नीचे रखा चूल्हा अचानक से पलट गया। चंपा दूर से दौड़ती आती है। अरे मेरा ठेला, कोई पानी लाओ रे। लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन लोगों के कुछ करने से पहले चूल्हा जल जाता है। देखा, बोला था ना, गरम पानी पूरी का चूल्हा एक दिन सब जला देगा। अब कोई बात नहीं, अकल तो आ गई होगी। बेटी, दिल तो बड़ा है तेरा, पर किस्मत ठंडी पड़ी लगती है। ठेला राख में बदल जाता है। इतनी मेहनत की थी, सब चला गया, अब क्या करूं? वो आग सिर्फ ठेले को नहीं जला गई, उसके हौसलों को भी राख बना गई। अगली सुबह राख के पास बैठी चंपा, आंखों में आंसू, हाथ में जली हुई चम्मच। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी भगवान ने अपने छोटे से फरिश्ते को भेजा। एक छोटी लड़की आती है, कांपते हाथों में एक सिक्का लिए। दीदी, ये लो। क्या लोगी तुम? ठेला तो अब रहा नहीं। दीदी, आपकी गरम पानी पूरी से कल मेरे हाथ गरम हो गए थे, अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। माँ ने कहा था, जब दिल से कोई देता है ना तो ठंड खुद चली जाती है। चंपा रोते हुए मुस्कुराती है। अरे, तूने तो मेरे दिल को फिर से जला दिया।
लेकिन इस बार उम्मीद की आग से। चंपा ने पुराने ठेले की राख से नया ठेला बनाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा गर्मा गर्म पानी पूरी, जो सिर्फ पेट नहीं दिल भी गर्म करे। और लोगों की भीड़ फिर से उमड़ने लगी। अरे चंपा, तू तो राख से भी फिनिक्स निकली रे। अब तो ठंड में भी पसीना निकल जाए तेरे जज्बे को देखकर। काका, जब दिल गर्म है सर्दी हमें क्या करेगी। पड़ोसी रामा भी आता है। लो, अब मैं रोज खाऊंगा जैसा वादा किया था। तो बताइए, आज ताने देने आए हो या मेरी गर्मा गर्म पानी पूरी खाने। अरे मैं तो यहाँ पानी पूरी ही खाने आया हूँ, जरा मुझे भी खिलाओ। भीड़ तालियां बजाती है। जब शोहरत बढ़ी तो कुछ मुसीबतें भी साथ आई। एक दिन एक मोटा बाबू आया, हाथ में नोटबुक, चेहरे पर अकड़। कौन है गरम पानी पूरी वाली? बिना लाइसेंस ठेला चलाया जा रहा है, चालान काटना पड़ेगा। बाबूजी, मैं बस अपने भाई और लोगों के लिए काम करती हूँ, बस थोड़ी रियायत दे दो। काका बीच में आते हैं। अरे बाबू, इस लड़की की वजह से हमारी बस्ती में ठंड कम लगती है। अगर इसे चालान दोगे ना तो पूरा मोहल्ला ठंडे होठों से तुम्हें सुनाएगा। बाबू हिचकिचाता है, फिर हंस देता है। अच्छा ठीक है, तेरी गर्मी ने तो दिल गर्म कर दिया। चल, चालान माफ, पर एक प्लेट देना गरम पानी पूरी की। लोग हंसते हैं। शाम का समय, ठेले पर लाइटें, बच्चे बुजुर्ग सब हंसते खाते हुए। मुन्ना आता है। दीदी, मैं स्कूल से आ गया। देखो ना, सर ने कहा तू तो चंपा की तरह चमकता है। बस बेटा, पढ़ाई कर और सबको सिखा। ठंड चाहे कितनी भी हो, हिम्मत गरम रखनी चाहिए। लड़की फिर आती है। दीदी, आज मेरी सहेली भी लाई हूँ। उसने कहा था मुझे भी वो दिल गरम करने वाली पानी पूरी खिलाओ। चंपा झुककर प्लेट सजाती है। भाप उठती है। लो, ये सिर्फ मसाले से नहीं बनी, इसमें मेहनत, उम्मीद और थोड़ा सा प्यार भी डाला है। ठंड में जब हर कोई रजाई में दुबका था, तब एक लड़की थी जिसने ठंड से दोस्ती कर ली। उसका नाम चंपा। गर्मा गर्म पानी पूरी वाली। सर्दी कितनी भी सख्त क्यों ना हो, जिसके दिल में गर्मी का जज्बा है वो दुनिया को भी गर्माहट दे देता है। चंपा की पानी पूरी, जो सिर्फ पेट नहीं दिल भी गर्म करे। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। पूरे चौक के घरों के बाहर रातों में अलाव जलना काफी मामूली सी बात हो गई थी। सभी शॉल, स्वेटर, मफलर और कान टोपियों को पहनकर गर्म कपड़ों में रहते। कविता जी के बेटे सागर की हाल में ही नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम होता है माया। माया रूप, रंग और चाल चलन में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घरवाले देखते हैं बहू तो ठंड में भी हर 1 घंटे बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम गटके जा रही है। आय हाय, आय हाय, आइसक्रीम। ये ठंड का मौसम और ये बर्फीली हवाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। तभी वहां ससुर ब्रिजेश आते हैं। अरे माया बहू, यहाँ हम सबकी ठंड में कुल्फी जमी हुई है और तुम यहाँ पर ये अंग्रेजी कुल्फी यानी कि आइसक्रीम खा रही हो। अरे दांत सुन्न पड़ जाएंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़की की है। अरे माया बहू, तू क्या बौरा आ गई है, हैं? इतनी ठंड में भी कोई ठंडी चीज खाया जाता है क्या? अरे ऐसे मौसम में बेहिसाब आइसक्रीम खाएगी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कल मुही कहीं की। सागर बेटवा, जरा समझा अपनी धर्मपत्नी को। हाँ माया, व्हाट इज दिस? सुबह से तुमने 5 आइसक्रीम के फैमिली पैक वाले डिब्बे खत्म कर दिए हैं। अभी तक तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे। सागर, माँ जी, पापा जी, भगवान ने मुझे आप सबसे अलग और हट के बनाया है। बोलो तो #यूनिक। और इसीलिए आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है, और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा। आहा, आइसक्रीम, आई लव यू माय डियर क्यूट आइसक्रीम। माया के ये बर्ताव को देखकर सागर, कविता और ब्रिजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माया आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो दिन ब दिन हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही सबके सामने चट कर जाया करती थी। वो दिन भर पानी की तरह आइसक्रीम खाती है। रात में डिनर के समय जब सभी डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होते हैं, तभी तीनों भी खाना खाते हैं,
लेकिन माया तो तरह तरह की आइसक्रीम खाने लग जाती है। कितनी यम्मी है ये आइसक्रीम। बटरस्कॉच, बटरस्कॉच फ्लेवर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तुम्हें पता है सागर, बाजार में एक नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है जिसमें गुलाब जामुन भी मिक्स्ड है। कितना अमेजिंग कॉम्बो है ना। मैं तो उस आइसक्रीम को ना मतलब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अरे पागल, एकदम पगला गई है क्या करमजनी। इतनी मात्रा में आइसक्रीम खाएगी तो पूरी आइसक्रीम फेफड़ों में जम जाएगी, बेवकूफ कहीं की। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाएगी। क्या तुम वही चाहती हो क्या? माया, अब तो हमारी बात मान लो। लोग ठंड के मौसम में अक्सर गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, पर तुम्हारे दांत पता नहीं कौन से लोखंड से बने हुए हैं जो तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उल्टा मजा आता है। और आइसक्रीम की जगह अगर कोई हेल्दी आइटम होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आइसक्रीम, आइसक्रीम कितनी अनहेल्दी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या माया? ओफो सागर, आइसक्रीम में दूध, अंडे, मक्खन होते हैं और मैं तो ज्यादातर फ्रूट्स वाली आइसक्रीम ही खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, चीकू और बहुत सारे फलों की आइसक्रीम। वो सब तो न्यूट्रिशियस ही होते हैं ना, उनमें क्या बुराई है? बोलो बोलो। माया के इस अजीबो गरीब नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने की आदत से अब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कविता को लगता है कि ब्रजेश जी सुनिए, मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि माया बहू के अंदर किसी आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। अरे एक इंसान इतनी कपकपाती हुई ठंड में ऐसे बिना रुके आइसक्रीम पे आइसक्रीम कैसे खा सकता है? देखिए, हो न हो यही माजरा है। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। हाँ कविता, तुम एकदम सही कह रही हो। रुको, नटवरलाल की पहचान का एक भूत और चुड़ैलों को भगाने वाला तांत्रिक है, उससे फोन मिलाता हूं अभी। ब्रिजेश उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्त नटवरलाल के पहचान के तांत्रिक को बुलाता है और माया को बांधकर उस पर झाड़ फूक करते हुए कहता है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ए दुष्ट आइसक्रीम खाने वाली चुड़ैल, निकल जा मेरी मासूम सी बच्ची के शरीर से। इसे मार डालना चाहती है क्या आइसक्रीम खा खा कर? निकल जा इसके शरीर से बुरी चुड़ैल। अब मुझे छोड़िए माँ जी, पापा जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? मेरे अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश नहीं किया है। मुझे खुद ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। प्लीज मुझे छोड़िए। डरो मत माया बिटिया, आज तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, वरना यूं ही तुम्हारे शरीर में रहकर वो आइसक्रीम खाती रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। हाँ माया बहू, तू बस शांत रहे और तांत्रिक बाबा जो कह रहे हैं उसे सुन ठीक से। हाँ माँ जी, मैं कह रही हूँ ना कि मुझ में किसी चुड़ैल का वास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बहरी या अकल से अंधी हो गई है क्या आप? तभी वहां पर सागर आता है और माया को यूं देखकर घबरा जाता है। वो फौरन माया को रस्सी से छुड़ाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे अपने गले से लगाता है। माँ, पापा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? माना कि माया आइसक्रीम के पीछे पागल है, लेकिन इस बात को भी आप लोगों ने अपने अंधविश्वास से जोड़ दिया। मतलब हद होती है। सागर उस तांत्रिक को भगा देता है। दिन ब दिन ठंड और भी ज्यादा होने लगती है, पर फिर भी माया आइसक्रीम खाने की अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आती है। इन सब से तंग आकर कविता, ब्रिजेश और सागर फ्रिज को ही बेचने का फैसला ले लेते हैं और जब माया बाजार से ढेर सारी आइसक्रीम लाती है, तभी फ्रिज को गायब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? फ्रिज कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी फ्रिज। हमने फ्रिज बेच दिया क्योंकि तुम ऐसे तो हमारी बात मान नहीं रही। इसलिए अब जब आइसक्रीम की जड़ यानी कि फ्रिज नहीं रहेगा, तब तो तुम अपने आप अपनी आइसक्रीम खाने की आदत से छुटकारा पा लोगी। देखना तुम। हाँ माया बहू, किसी भी चीज को खाने की या करने की एक हद होती है। हद से बढ़कर करोगी तो नतीजा बुरा होगा। ये सब देखकर और सुनकर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। आप सबने ये अच्छा नहीं किया, मेरे साथ पाप किया है आप सबने, पाप। आप लोगों को क्या लगा फ्रिज को हटा देंगे तो ये रोनी सूरत बनाकर चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाएगी? तो कान खोल के सुन लीजिए आप तीनों।
मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और वो भी ज्यादा खाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर जाकर, लेकिन मैं तो खाऊंगी ही। और हाँ, मैं चाहे एक आइसक्रीम खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ठंड में खाऊं, गर्मी में खाऊं, बरसात में खाऊं, घर में खाऊं, बाहर खाऊं, जितनी चाहे जहां खाऊं, आपको क्या। एटीट्यूड दिखाकर माया वहां से चली जाती है और अब वो बाहर जाकर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगती है। हेलो, मुझे 2 बिग स्कूप्स बटर स्कॉच, 3 मैंगो फ्लेवर, 2 चॉकलेट, 2 वनीला और हाँ 4 कप्स वो नई गुलाब जामुन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। हाँ, मैं टेबल नंबर 3 पर बैठी हूँ। ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर की कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो चुका है। मुझे फटाफट से ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो। अरे वाह वाह ओके मैम, थैंक यू मैम। आप हमारे यहाँ आई, ठंड के मौसम में तो हमारा बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका है, लेकिन इस दुनिया में इतनी भयंकर ठंड में भी आइसक्रीम के फैंस होते हैं ये हमें आज पता चला। बैठिए, हम अभी आपका ऑर्डर सर्व करते हैं। माया एक ही बार में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स को खा जाती है और तब जाकर उसे राहत मिलती है। एक तरफ जहां लोग ठंड से बचने के लिए चाय के स्टॉल्स पर जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो वहीं माया मैडम खुलेआम चौक में दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़कर खाते हुए जाती है। ये सब देखकर सभी आसपास वाले भौचक्का रह जाते हैं। एक दिन माया की तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। उसे गंभीर सर्दी जुकाम हो जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। आइसक्रीम को नॉन स्टॉप कंज्यूम करने के कारण इनकी बॉडी का फैट और शुगर बढ़ चुका है, और तो और इन्हें बहुत सर्दी जुकाम भी हुआ है। ये मैंने कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं, इन्हें लीजिए और प्लीज अब आइसक्रीम को खाना बंद कर दीजिए। हाँ डॉक्टर जी, मैं बोर गई थी, जो सबकी बात नहीं सुन रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाओगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे परिवार से कि मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और इस तरह उस दिन के बाद माया ने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई, और वो जब जब आइसक्रीम को देखती तब तब उसे अपने भयानक सर्दी जुकाम वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फूड आइटम का हद से ज्यादा सेवन करना गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है।